तो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दरोगा का फर्स्ट सेट लेकर आए हैं। जो बिहार में दरोगा की वैकेंसी आई है उसका हम फर्स्ट सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका हम थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या क्या चीज़ आता है। दोस्तों, आजकल के ट्रेंड के अनुसार हिंदी भी आने लगा है। पीटी में हिंदी और इंग्लिश से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आता है और मैथ से जो है 5 क्वेश्चन है। मैथ से कितना क्वेश्चन आता है? 5 क्वेश्चन, यानी 85 क्वेश्चन जो है जीएस बैकग्राउंड से रहता है, जिसमें आपको पोल साइंस रहता है, ज्योग्राफी रहता है और फिर हिस्ट्री रहता है, फिर करेंट अफेयर रहता है। तो ये सब सारा चीज़ अगर आपका कंप्लीट है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट कीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। दोस्तों, मैं इसका बहुत ही अच्छा से डिटेल से बात करूँगा और कुछ क्वेश्चन ऐसा बताऊँगा जो शायद आप पहली बार सुनते होंगे। तो दरोगा में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। जब भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है तो एक अजीबोगरीब क्वेश्चन आएगा जो आपको लगेगा कि हम कभी नहीं पढ़े हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन आजकल दरोगा में पूछने का ट्रेंड है। तो हम इसका विस्तृत जानकारी जो है इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको देंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लेते हैं तो आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। तो चलिए दोस्त, अब हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये भी बता देता हूँ कि मैं इसका 3 टाइम पीटी मेंस निकाला हूँ, तो मैं अपने अनुभव से भी इसका अच्छा से डिस्कशन करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर दरोगा अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त, अब हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था? तो दोस्तों, ये पल्लव वंश के शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये महामल्ल की उपाधि धारण किया था। दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? तो ये बपदेव था। कौन था? बपदेव। दोस्तों, अगर ऑप्शन में बपदेव न रहे, अगर शिव विष्णु रहे तो आप लोग शिव विष्णु की तरफ भी जा सकते हैं। शिव विष्णु जो है, शिव विष्णु इसका एक महत्वपूर्ण शासक था, न कि संस्थापक था। दोस्तों, शिव विष्णु के दरबार में एक भारवी कवि रहता था। कौन? भारवी। इसने कौन सा पुस्तक लिखा? तो इसने जो है किराता जूनियम बुक लिखा था। कौन? किराता जूनियम। तो भारवी किसके दरबार में रहता था? तो ये शिव विष्णु के दरबार में। दोस्तों, पल्लव वंश के जो शासक था उसका राजधानी कहाँ था? तो कांचीपुरम था। कांची था, अब कांचीपुरम हो गया है। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की भी उपाधि धारण किए थे। ऐसा क्यों धारण किया? क्योंकि इन्होंने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हत्या कर बादामी पर अधिकार कर लिया था। किनको हत्या कर? पुलकेशिन द्वितीय को। इसलिए जो है ये वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नगर बसाया था। कौन? मामल्लपुरम नगर। तो मामल्लपुरम नगर बसाया था। दोस्तों, ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकात्मक मंदिर का भी निर्माण किया था और जिसको हम रथ का मंदिर कहते हैं। तो नरसिंह वर्मन का ये सारा काम हो गया। दोस्तों, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है ये भी राजा सिंह और एक और है, क्या बोलते हैं, शंकर भक्त की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलूल क्वेश्चन है। तो शंकर भक्त की उपाधि किसने धारण किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और ये भी एक मंदिर बनाया था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में भी एक कवि रहता था जिसका नाम है दंडी। क्या नाम है? दंडी। और दंडी जो है 10 कुमार चरित्र की रचना किया था। 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया था? दंडी ने। तो इस तरह से आप अगर इसका विश्लेषण पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप सही कीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो दोस्तों, मंदिर बनाने की कला का विकास जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल के कुछ मंदिर है, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम, यानी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम शिखर युक्त मंदिर बनाया गया था। कौन? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों, ईंट से बनने वाला पहला मंदिर कौन था? तो ईंट से बनने वाला पहला मंदिर जो गुप्त काल में ही बना था, जिसका क्या नाम था? भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। क्या था? भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, जो ईंट से प्रथम बार बनाया गया था, लक्ष्मण मंदिर।
और इस मंदिर में जो है मेहराब का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों और मंदिर कौन है? तिगवा का विष्णु मंदिर, फिर है भूमराव और कोह का शिव मंदिर, और नाचना कोठरा का पार्वती मंदिर। तो ये तीनों को याद रखिएगा, कौन कौन? तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमराव और कोह का शिव मंदिर, और नाचना कोठरा का पार्वती मंदिर। तो ये सब याद रखिएगा। दोस्तों प्राचीन यूनान में जैसे इसको जो है क्या बोलते हैं, गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग भी बोला जाता है। और स्वर्ण युग किसके किसके काल को बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन यूनान में जो पेरिक्लीज के काल को जो है स्वर्ण युग बोला गया है। किनके काल को? पेरिक्लीज के काल को। तो पेरिक्लीज के काल को जो है स्वर्ण युग बोला गया है। कहाँ का था ये? प्राचीन यूनान में था। दोस्तों 16वीं शताब्दी में एलिजाबेथ के काल को भी स्वर्ण युग बोला गया है। किसके? एलिजाबेथ के। और भारत में जो है गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीज का युग भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीज युग भी कहा जाता है, क्योंकि पेरिक्लीज युग को स्वर्ण युग कहा गया। तो ये सारा चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो मिनांडर को कौन पराजित किया था? तो दोस्तों ये जो है मिनांडर, इसको पराजित जो किया था ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। दोस्तों शुंग वंश की स्थापना यही किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और यह किसको मारकर किया था? तो ये मौर्य सम्राट जो बृहदत्त था, मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग को ओदमीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओदमीज। ओदमीज माने होता है अचानक उठने वाला। दोस्तों इंडो यूनानी शासक मिनांडर को जो है यही पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो शुंग ये कितने यज्ञ कराए थे? तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दोस्तों शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? तो शुंग वंश की राजधानी जो था ये विदिशा था। कहाँ था? विदिशा। और भरहुत स्तूप का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया। दोस्तों शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कौन था? देवभूति। और इसी को जो है इसका मंत्री रहता है वासुदेव। इसका देवभूति का मंत्री ही रहता है वासुदेव, जिन्होंने इनको हत्या कर कण्व वंश की स्थापना करता है। तो वासुदेव किसको हत्या करता है? देवभूति को, जो पुष्यमित्र शुंग का माने शुंग वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। तो इनके सभा में कौन रहता था? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठा था। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 में होता है और राजगद्दी पे जो है 322 ईस्वी में बैठता है। दोस्तों जस्टिन जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्टस कहा, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। दोस्तों इनका चाणक्य का प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो अर्थशास्त्र है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी था। दोस्तों जब मगध में 12 वर्ष के अकाल पड़ता है तो ये संभाल नहीं पाते हैं और इस समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं। इससे दुखी होकर ये श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला में। वहाँ ही सलेखना विधि से जो है अपने मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। सलेखना विधि से यानी प्राण की त्याग करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा गया है? तो किस वेद में? दोस्तों ये अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। दोस्तों इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों इस वेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। और सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को ही जाना जाता है। सबसे अंतिम में कौन रचा गया? अथर्ववेद। दोस्तों इस वेद में जो है कन्या की जन्म की निंदा की गई है। किसके? कन्या की जन्म की निंदा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? तो ये इब्न बतूता था। ये मोरक्को का था। दोस्तों 1333 ईस्वी में ये आता है और इनको दिल्ली के काजी बना दिया जाता है। फिर इनको जो है
1342 ईस्वी में चीन भेजा जाता है राजदूत के रूप में। तो एमबीटी का यानी मोहम्मद बिन तुगलक राजदूत के रूप में चीन जाने वाला कौन था? इब्न बतूता था। और इनका जो प्रसिद्ध किताब है रिहला है, तो रिहला इनका प्रसिद्ध बुक है। अगला है दिए गए प्रश्न में सुमेलित करना है, माने कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। दीवाने खैरात तो फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग था और बलबन बनाया था, सही है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने मुस्तखरा फिरोज शाह तुगलक, दोस्तों दीवाने मुस्तखरा जो है फिरोज शाह तुगलक नहीं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था और इसका संबंध जो है वित्त विभाग से था। किससे था? वित्त विभाग से। दोस्तों और चीज़ है जो हम थोड़ा डिटेल्स में आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दीवाने वरीद किस विभाग से संबंधित है, तो गुप्तचर विभाग से। दोस्तों 2-3 हैं जो आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, जैसे दीवाने रसालत जो है कौन था? विदेशी विभाग था। दीवाने रसालत, रसालत कह दे तो विदेशी भाग, रसालत विदेशी भाग था, विदेशी विभाग था। और रियासत कह दे तो ये बाजार नियंत्रण था, रियासत। तो दोस्तों इस्तेहाक कह दे, दीवाने इस्तेहाक। कुछ कुछ हम इम्पोर्टेंस है जो आप लोग छोड़ते हैं हम उसको बता देते हैं, बाकी बात दीवाने कोहली दीवाने अर्ज तो सब पढ़ता है। दीवाने इस्तेहाक तो ये पेंशन विभाग था। कौन था? पेंशन विभाग। तो रसालत, रियासत और इस्तेहाक, इसको याद रखिएगा। दोस्तों घुड़सवार सैनिक को क्या कहा जाता था? ये भी इम्पोर्टेंस है। घुड़सवार सैनिक को, घुड़सवार सैनिक को जो है सवारे ए कौल्ब कहा जाता था, सवार ए कौल्ब। दोस्तों आप अगर बिहार के एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखते होंगे, अगर दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो आप लोग जान जाइए कि बिहार के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन जो है मिडेवल हिस्ट्री से रहता है। तो ये आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मिडेवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ पाते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन मायने रखता है। तो मिडेवल हिस्ट्री पर भी ध्यान रखना है कि बिहार के हर एग्जाम में 4, 5, 6 क्वेश्चन जरूर रहता है मिडेवल हिस्ट्री से। दोस्तों अमीर ए आखुर किससे संबंधित है? तो अश्वशाला का अध्यक्ष थे। अमीर ए आखुर जो है अश्वशाला का अध्यक्ष था। और अमीर ए पील जो है हस्तीशाला यानी हाथी का जो विभाग था उसका अध्यक्ष था। और दीवाने बंदगान दास विभाग से था जो फिरोज शाह तुगलक, और दीवाने कोई कृषि विभाग से था। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो दोस्तों अकबर ने स्वयं को हरम दल से मुक्त 1562 ईस्वी में किया। दोस्तों 1562 ईस्वी में एक और अच्छा काम किया, ये दास प्रथा को अंत किया था। तो हरम दल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत जो है ये 1562 ईस्वी में करता है। दोस्तों तीर्थ यात्रा का कर समाप्त करता है 63 में। ये 63 में क्या करता है? तीर्थ यात्रा का कर। और जजिया कर जो है 64 में। तो 63-64 आप लोग याद कीजिएगा, ये तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। 62 में क्या क्या हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ और हरम दल से मुक्ति पाया था। दोस्तों कुछ और फैक्ट है, जैसे इन्होंने जो है इबादत खाना का स्थापना किया था। तो इबादत खाना का स्थापना कब किया था? 75 में। और इसमें जो है सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति जो है 78 में दिया है, 3 साल बाद दिया है। तो इसको याद रखिएगा, इबादत खाना की स्थापना कब किया? 75 में। और सभी को प्रवेश की अनुमति जो है 1578 में दिया। दोस्तों मजहर की घोषणा भी किया था। तो मजहर की घोषणा जो है 1579 में किया था। और दीने इलाही की स्थापना जो है 1582 में। दीन इलाही की स्थापना कब किया था? 1582 में। दोस्तों इलाही संबंध की स्थापना कब किया था? तो इलाही संबंध की स्थापना जो है 1583 ईस्वी में किया था। दोस्तों इन्होंने जो है जैन धर्म के जो जैनाचार्य थे हरविजय सूरी, इनको जो है जगत गुरु का उपाधि दिया था। तो हरविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था। दोस्तों दीन इलाही धर्म तो नहीं था, लेकिन दीन इलाही जो है इसको सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला माने प्रथम हिंदू कौन था? और ये आखिरी भी हिंदू था, एक ही हिंदू था जो स्वीकार किया था, तो ये बीरबल था। तो इस तरह से आप इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों ये अलवर्दी खां है। दोस्तों 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है और इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया और इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। दोस्तों अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो यही सिराजुद्दौला था।
और ब्लैक होल की घटना जो है इसी के काल में हुआ, जिसमें 146 अंग्रेज में जो है 123 अंग्रेज मर गया था। और इसका इसका जो रिपोर्टिंग किया था, हाल किया था, इसलिए इसको ब्लैक हाल कहा जाता है। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और इस समय जो है मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया जाए कि बक्सर के युद्ध के समय ये मीर जाफर था या नहीं, तो दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर ही था। मीर कासिम आप लोग मत मारिएगा, क्योंकि 64 में मीर जाफर को फिर बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया? तो किसके शासनकाल में? तो दोस्तों ये वारन हेस्टिंग के काल में। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो है वारन हेस्टिंग को बनाया गया। दोस्तों इसी के शासनकाल में जो है 1774 और 85 के बीच में ही इसने क्या किया कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। दोस्तों 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना जो है इन्होंने ही करवाया था। और आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 के बीच में जो है वारन हेस्टिंग के समय ही हुआ था। दोस्तों 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था इसी के समय में। तो वारन हेस्टिंग के समय में क्या क्या हुआ ये सब आप लोग जानिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी घोषणा कुछ और दिन हुआ, लागू कुछ और टाइम में हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को। दोस्तों घोषणा कब हुआ था? तो घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ। दोस्तों जब घोषणा हुआ इसके विरोध में जो है 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को और 1905 को, 7 अगस्त 1905 जब यह घोषणा हुआ तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। कहाँ? कोलकाता के टाउन हॉल में। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को जब घोषणा हुआ था। दोस्तों जब ये हुआ, लागू हुआ, तो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसको आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों भूमिज विद्रोह का संबंध जो है झारखंड राज्य से था। भूमिज विद्रोह कब होता है? 1832 में। और किसके नेतृत्व में होता है? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण के नेतृत्व में। और दोस्तों इसको जो है दमन कौन किया था? तो अंग्रेज जो था विल्किंसन, वो दमन किया था। दोस्तों झारखंड में और कौन कौन विद्रोह हुआ है? तो कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह जो है मुख्यतः हो जनजाति में ही फेमस था और इसका जो था नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा था। सुरगा मुंडा किसका? कोल जनजाति का, जो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। और संथाल तो आप लोग जानते ही होंगे 1855-56 में सिद्धो कान्हू और चांद भैरव। तो दोस्तों एक चीज़ और है, सिद्धो कान्हू का एक सिस्टर थे जो इसमें मुख्य रूप से सक्रिय रहे। उसका नाम क्या था? तो फूलो और झानो था। क्या था? फूलो और झानो। तो फूलो और झानो जो है सिद्धो कान्हू का सिस्टर थे। बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, जो झारखंड के होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन झारखंड से बाहर जो होगा वो नहीं जानते होंगे। तो इनके सिस्टर का नाम क्या था? फूलो और झानो। दोस्तों इसको जैसे संथाल विद्रोह को जो है ये कार्ल मार्क्स जो है क्या कहा था? ये प्रथम जनक्रांति कहा था। प्रथम जनक्रांति जो है, भारत का प्रथम जनक्रांति जो है संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने कहा था। और इसको महान विद्रोह भी बोला जाता है, फिर उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। दोस्तों मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। दोस्तों और कौन कौन है जो कुछ कहा इसके बारे में? जैसे वह जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी संख्या बहुत कम है। तो यह किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो लॉर्ड डफरिन कहा था। लॉर्ड डफरिन जो है ये अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुत कम संख्या में ये चीज़ कहा है। दोस्तों कर्जन भी इसके बारे में कुछ कहा है।
कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुइयां की गिनती कर रही है और भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो यह किसने कहा था? तो ये कर्जन ने कहा था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक क्या कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेढक की तरह टरटराना कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? तो ये सम्मेलनों का 3 दिन का तमाशा कहा था। तो अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? सम्मेलनों का 3 दिन का तमाशा कहा था। और बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? तो याचना संस्था कहा। दोस्तों आप एक जगह ये पूरा लिख लेते हैं तो आपको कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप सही कर सकते हैं। अरविंद घोष क्या कहा था? तो क्षय रोग से मरने वाली संस्था कहा था। तो ये 4-5 जो है स्टेटमेंट आप लोग जो है कहीं एक जगह लिख लीजिए तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी को प्रकाशित किया गया था। तो कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 1920 को प्रकाशित किया गया था। कब? 1920 को। दोस्तों इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, काहे कि इस सबसे क्वेश्चन आएगा। दोस्तों यहाँ जो भी बात किया जाएगा एकदम कंफर्म सही होगा और क्लियर कट होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पूर्णिमा का दिन जो है अमृतसर जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। तो यह सभा का आयोजन क्यों किया गया था, कारण क्या था? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 कारण था। एक कारण था कि 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन, कब? रामनवमी के दिन जो है पंजाब के 2 नेता जैसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कर रहे थे तो उनको जो है पंजाब जाने से मना किया गया था। तो उस दोनों को लिए जो है एक सभा बुलाई गई और इसी सभा में जो है गोली चलाने का ऑर्डर किसने दे दिया था? आर डायर। क्योंकि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समय जो है बहुत तोड़फोड़ ये हिंसा, एक अंग्रेज अधिकारी को भी मार दिया गया था। इससे जो है वहाँ कर्फ्यू लागू था और इसलिए जो है आर डायर ने ये गोली चलाने का आदेश देता है। दोस्तों इसके वजह से भी जो रॉलेट सत्याग्रह जो है गांधी जी कब वापस ले लिए? जैसे हम लोग तो जानते हैं असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि कब वापस लिए। तो ये वापस जो है 18 अप्रैल 1919 को लिए थे। कब? 18 अप्रैल 1919 को। दोस्तों जब ये कांड हो गया तो अंग्रेज प्रशासन द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया। किस समिति का? हंटर समिति का। तो हंटर समिति का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग से, हत्याकांड से। और इसमें 8 सदस्य था। 3 सदस्य जो है इसमें भारतीय था और 5 सदस्य अंग्रेज का था। तो 3 सदस्य भारतीय था, उसका नाम याद रखिएगा। एक जगत नारायण था, चमना लाल सीतलवार था और शाहबाजा सुल्तान था। कौन कौन था? अगर आप वीडियो रोक कर लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा। कौन था? जगत नारायण, चमना लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान, ये 3 भारतीय था। और अंग्रेज कौन था? तो लाल हंटर था, WF राइस था, रस्किन था, स्मिथ था और जनरल बोरो था। ये 5 था। दोस्तों कांग्रेस ने भी जांच किया तो उसका क्या था? तो तहकीकात समिति था। तहकीकात समिति जो है अंग्रेज के तरफ से था और इसका अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है आर डायर को मान के तलवार की उपाधि दी गई, यानी उसको निर्दोष करार दिया गया और ये कहा गया कि ये शक्ति का प्रयोग जो है कुछ अधिक कर लिया है। तो मान के तलवार की उपाधि जो है आर डायर दिया गया और यही निर्दोष, इसको निर्दोष साबित करने के लिए एक बिल भी लाया गया। उस बिल का नाम क्या था? इंडेमिनिटी बिल। इंडेमिनिटी बिल लाया गया। किसको निर्दोष साबित करने के लिए? आर डायर को। तो इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि हम डेली दरोगा का सेट ला सकें और बेटर से बेटर काम कर सकें और इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय विद्रोह के कारण कौन है इस पुस्तक का? तो सर सैयद अहमद खान है। दोस्तों वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक जो है वीर सावरकर है। कौन है? वीर सावरकर। दोस्तों तराने हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है, तराने हिंद। और द रिवोल्यूशनरी के लेखक जो है सचिंद्र नाथ सन्याल है। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है द रिवोल्यूशनरी का लेखक है। अगला है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है।
तो अलकनंदा और पिंडार के संगम स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्णप्रयाग होता है। दोस्तों 5 प्रयाग है, अगर 5 प्रयाग को डायग्राम के थ्रू आप समझ जाइएगा तो जरूर आपको याद होगा। दोस्तों जैसे सतोपथ हिमानी से, कहाँ से? सतोपथ हिमानी से जो है 2 नदी निकलती हैं, उसका नाम क्या है? तो एक का नाम जो है विष्णु गंगा है और एक धौली गंगा है। इसके बाद अलकनंदा कहलाता है। इसके बाद जो है नंदाकिनी आकर मिलता है नदी, तो नंद प्रयाग हो गया, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। दोस्तों इसके बाद जो है पिंडार नदी आती है। पिंडार नदी जो है, जहाँ पे पिंडार नदी मिलता है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, और जहाँ पे मंदाकिनी मिलता है वहाँ पे रुद्र प्रयाग हो गया। और फिर अलकनंदा और भागीरथ यहाँ से आता है, डायरेक्ट यहाँ पे मिलता है, तो भागीरथ जहाँ मिलता है उसको देव प्रयाग कहते हैं। तो जो भागीरथ है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है भागीरथ। तो आप समझ गए होंगे, धौली गंगा और विष्णु गंगा का विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी के नंद प्रयाग, फिर यह पिंडार नदी, तो पिंडार नदी को कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी को रुद्र प्रयाग, और जहाँ भागीरथ और ये मिलता है अलकनंदा उसको जो है क्या कहते हैं? देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद जो है गंगा कहलाता है। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, कर्ण प्रयाग। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? दोस्तों काली मिट्टी में। दोस्तों काली मिट्टी जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, और इस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल चट्टानों को टूटने से होता है, और उसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। ये किस क्षेत्र में होता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाया जाता है। अगला है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। दोस्तों इसमें भी बहुत क्वेश्चन है, अगर आप मौका देंगे तो मैं बहुत ही अच्छा डिटेल बात करूंगा। दोस्तों ये तो दक्कन पास इसका आंसर होगा, लेकिन हम कुछ डायग्राम बनाएंगे और बोलेंगे, आप लिखिएगा तो आप जरूर समझ में आएगा। जैसे म्यांमार है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या है? प्रीपेरिस है। क्या नाम है? प्रीपेरिस और कोको द्वीप है यहाँ पे। तो प्रीपेरिस कोको द्वीप जो है ये कहाँ पे है? म्यांमार में है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक चैनल है जिसको कोको चैनल बोलते हैं, तो कोको चैनल। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा क्या है? लैंडफॉल द्वीप है। एक लैंडफॉल द्वीप कहाँ पे है? कोको द्वीप के बाद, यानी कोको चैनल के बाद। लैंडफॉल के जस्ट नीचे जो है उत्तरी अंडमान है। दोस्तों उत्तरी अंडमान में ही सैंडल पीक है। तो या तो क्वेश्चन रहेगा कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? तो कोको चैनल है, या लैंडफॉल देगा। इसके बाद उत्तरी अंडमान के बाद दोस्तों मध्य अंडमान है। तो मध्य अंडमान जो है अंडमान की सबसे बड़ी द्वीप है, मध्य अंडमान। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद दक्षिण अंडमान है। दोस्तों दक्षिण अंडमान जो है यहाँ पे एक पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार का। तो दक्षिण अंडमान में कहाँ क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी। इसके बाद लिटिल अंडमान है। दक्षिण अंडमान के बाद लिटिल अंडमान है। अगर पूछ दिया जाए कि अंडमान के सबसे दक्षिण भाग कौन है, तो ये कौन है? लिटिल अंडमान है। दोस्तों दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच जो है एक पासेज है, तो इसको क्या नाम है? दक्कन पासेज। इसका क्या नाम है? दक्कन पासेज। तो ये लिटिल यानी लघु, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग 2 चैनल के नाम जाने, कोको चैनल और दक्कन पास। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कार निकोबार आता है। दोस्तों कार निकोबार और ये लिटिल अंडमान, इसके बीच जो है 10 डिग्री चैनल है। फिर दोस्तों कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार आता है, यानी लघु निकोबार। तो दोस्तों कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच कौन चैनल आता है? सोमरेरो चैनल। इसका नाम क्या है? सोमरेरो चैनल। तो ये भी एक चैनल का नाम है। और किसके बीच? तो कार निकोबार लिटिल निकोबार के बीच। दोस्तों लिटिल निकोबार के बीच जो है ग्रेट निकोबार आता है। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच भी, जैसे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच भी एक चैनल है जिसको क्या कहते हैं? इसको जो है सेंट जॉर्ज चैनल कहते हैं, सेंट जॉर्ज चैनल। और दोस्तों ग्रेट निकोबार और सुमित्रा द्वीप के बीच जो है कौन चैनल है? तो ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट चैनल सबसे लास्ट में। और दोस्तों ग्रेट निकोबार जो है यहीं पे माउंट थुलियर है। तो दोस्तों इसमें 4-5 चैनल है। अगर पूरा एक बार देख लेते हैं, देखिए दरोगा के एग्जाम में जो है
एक अंडमान निकोबार द्वीप से क्वेश्चन जरूर आएगा, कुछ न कुछ के बारे में जरूर, या तो जनजाति के बारे में कुछ पूछ देगा या चैनल के बारे में जरूर पूछता है। तो ये सारा चैनल अगर याद कर लेते हैं तो जरूर आपको क्वेश्चन में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको क्वेश्चन करने का। तो एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग अगर लिखना चाहें तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। जैसे कोको द्वीप, तो दोस्तों कोको द्वीप, कोको चैनल जो है कोको द्वीप या उत्तरी अंडमान के बीच है या आपको लैंडफॉल के बीच हो जाएगा। दोस्तों एक है दक्कन पैसेज, तो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। एक है 10 डिग्री चैनल, तो लिटिल और कार निकोबार के बीच है। दोस्तों सोमरेरो चैनल, इसका नाम आप लोग लिख लीजिए, क्या नाम है, सोमरेरो चैनल जो है किसके बीच में है, तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में जो है सोमरेरो चैनल है। दोस्तों लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में जो है सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज। दोस्तों ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा है, तो ये ग्रेट चैनल है। सेंट जॉर्ज चैनल जो है लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच में है, और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो है ग्रेट चैनल है। तो इतना डीप में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका दुर्गा का एग्जाम क्लियर होगा। अगला है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है। तो दोस्तों नंदा देवी और नागा पर्वत ये जो है किस हिमालय का भाग है, बृहत हिमालय का भाग है। और बृहत हिमालय को जो है हिमाद्री भी बोला जाता है। इसकी लगभग ऊंचाई जो है कितना है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें जो है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इसकी ही भाग है। दोस्तों हिमालय को जो है नदी से भी डिवाइड किया जाता है। जैसे सतलज से अगर काली आ जाए, सिंधु से सतलज, तो कौन सा होगा, ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। कहाँ, सिंधु से सतलज, और सतलज से काली जो है कुमाऊं हिमालय है, और काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहंग जो है असम हिमालय है। सबसे लंबा जो है असम हिमालय है। आप लोग कमेंट कीजिए कि सबसे लंबा जो है असम हिमालय है और या नेपाल हिमालय है। दोस्तों एक और है, जैसे कुमाऊं हिमालय में कहाँ से कहाँ, सतलज से काली नदी। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नंदा देवी है। कौन है, नंदा देवी। अगला है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो ये 4 लगता है। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड। अगला है काराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, सहारा है, जो लगभग 11 देशों का सीमा बनाती है। अगला है निम्न में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। तो दोस्तों विनिपेग झील जो है कहाँ है, कनाडा में है। बाकी बात लाडोगा झील, ओनेगा झील और बैकाल झील रूस में है। दोस्तों एक महान झील है जो यूएसए और कनाडा के बीच में है, जिसमें 5 झील आता है, ताजे पानी का सब झील है, और एक झील जो है सिर्फ यूएसए में रहता है। इसका हम नाम बताते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोस्तों कौन कौन झील है, तो सुपीरियर झील है, 5 गो झील है यहाँ पे, कनाडा और किसके, यूएसए के बीच में। तो सुपीरियर झील क्या है, बॉर्डर पे है। इसके बाद मिशिगन झील जो है यूएसए में कंप्लीटली रूप से यूएसए में है। इसके बाद ह्यूरॉन है, इसके बाद एरी है, और इसके बाद ओंटारियो है। क्या क्या है, सुपीरियर है, मिशिगन है जो सिर्फ यूएसए में है, ह्यूरॉन है, इसके बाद एरी है और ओंटारियो है। इसको जो है महान झील बोला जाता है यूएसए में। इसमें 5 झील है और कनाडा और यूएसए के बीच में है। अगला है दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेष्टि देश नहीं है। कौन सा देश जो है भू आवेष्टि देश नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों ओंडारा है, मालडोवा भी है, मलावी भी है, लेकिन पलाऊ जो है भू आवेष्टि देश नहीं है। अगला है पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है कहाँ है, केरल में, और पंबा नदी पर स्थित है। और गिरना सिंचाई परियोजना का है, तो गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो बिहार के किस क्षेत्र में, तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कौन कौन आता है, पूर्वी चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण आता है, सिवान, गोपालगंज आदि क्षेत्रों में जो है अधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो कौन हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। रेखी समिति का संबंध किससे है। तो रेखी समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है। दोस्तों मैं कुछ समिति का नाम बोलता हूँ, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
जैसे गोपारिया समिति, तो गोपारिया समिति जो है बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से है। दोस्तों अगर स्वामीनाथन समिति कह दे तो जनसंख्या नीति से है। किससे है? और नरसिम्हन समिति, दोस्तों नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार से है। रंगराजन समिति बोल दे तो भुगतान संतुलन से है। दोस्तों अगर राजा चिलैया समिति बोल दे तो कर सुधार से है। और तेंदुलकर समिति तो निर्धनता रेखा के आकलन हेतु है। दोस्तों केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति है केलकर समिति। खुसरो अगर पूछ दे तो कृषि ऋण से है। दोस्तों जैन आयोग किससे है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। राजीव गांधी की हत्याकांड से संबंधित है। कौन? जैन आयोग। राजीव गांधी की हत्याकांड से कौन सा समिति बना था? जैन आयोग से है, इसको याद रखिएगा, जैन आयोग। दोस्तों इंदिरा गांधी के हत्याकांड से कौन है? तो ठक्कर आयोग है, ठक्कर आयोग। और कोठारी आयोग शैक्षणिक सुधार से है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं हुआ था? तो दोस्तों 2015 में कौन कौन शुरू हुआ है? तो सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुआ है, तो ये 2015 में हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 2015 में हुआ है। और सागरमाला परियोजना मार्च 2015 में। भारतमाला परियोजना जो है 15 में नहीं होकर 2017 में स्टार्ट हुआ है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया? तो ये दूसरी है। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 उद्योग लगाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है, और ये किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र वेस्ट बंगाल में है और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रूस माने सोवियत संघ के सहयोग से। दोस्तों बोकारो संयंत्र जो है तीसरा में खुलता है 1964 में। और इसमें उत्पादन कब से स्टार्ट होता है? 1972 से, याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तीसरा में खुलता है 1964 में। और अभी के टाइम में सबसे बड़ा स्टील प्लांट यही है, बोकारो स्टील प्लांट। अगला है, अर्थ की दृष्टि से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थ की दृष्टि से शिक्षा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारे संविधान में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची माने 7वां में उल्लेख है, अनुसूची भाग 7 में। दोस्तों संघ सूची में पहले 97 था विषय, अब 100 विषय हो गया है। और राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में 47 था, अब 52 हो गया। दोस्तों राज्य सूची का ही कुछ 5 जो है ये समवर्ती सूची में लाया गया है। कौन कौन है वो? शिक्षा हो गया, जंगल हो गया, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण हो गया, भार मापन हो गया, और फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय, गठन और संगठन का प्रशासन, ये समवर्ती सूची में किया गया है। तो 5 जो है राज्य समवर्ती सूची में किया गया है। यानी राज्य सूची का जो है विषय अब कम हो रहा है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का विषय बढ़ रहा है। यानी केंद्र अब राज्य पे थोड़ा सा अधिक हावी हो रहा है। अगला है, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अगर बैंक आरबीआई से पैसा ले तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट, अगर आरबीआई बैंक से पैसा ले तो उस पर जो है रिवर्स रेपो रेट लगता है। सीआरआर क्या होता है? वो जो खुद 4% के आसपास रखना पड़ता है किसी भी बैंक को। एसएलआर जो है ये आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है 19 या 20% के बीच। संविधान के किस अनुसूची में कर और शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना था? तो किसके अंतर्गत था? ये समानता का अधिकार जो 14 से 18 है। और 18 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो है 23-24 है। और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। और फिर 29-30 जो है शिक्षा और उसके प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। अब टोटल कितना अधिकार है? 6 अधिकार है। 7वां अधिकार को जो है 300 के क में भाग 12 में कर दिया गया है। अगला, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो किस में है? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, इसमें ये प्रावधान किया गया। अगला है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो यह जीवी मावलकर है।
और कब 1954 में 15 दिसंबर 1954 का आया, लेकिन यह प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया गया स्पीकर के द्वारा। अगला है सूचना के अधिकार के अधिनियम को राष्ट्रपति कब द्वारा स्वीकृति किया गया। दोस्तों ये जो है 15 जून 2015 को स्वीकृति प्रदान की गई, 15 जून 2015 को, जिस समय अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति थे, और 12 अक्टूबर को 2005 से लागू हो गया। तो 15 जून 2005 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये होगा, स्वीकृति पूछ रहा है, लागू नहीं पूछ रहा है। बिहार में दोस्तों दरोगा में जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कह देगा कि लागू कब हुआ और स्वीकृति कब हुआ, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। अगला, बिहार में पंचायत राज्य पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कौन करता है, तो पंचायत सचिव करता है। कौन करता है, पंचायत सचिव। अगला है कथन है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों इसमें दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या ये नहीं है कि इसके वजह से ये चुनाव होता है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसलिए जो है हिंदी को माने हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो दोस्तों पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। किस सूची का, राज्य सूची का। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 को बना था, 93 को, और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज लागू हो गया। तो इसीलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को जो है पंचायती दिवस मनाते हैं। अगला है हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। तो दोस्तों हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ाना। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर अपना जीवन क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस में यूज करता है और ऑक्सीजन देता है, और फिर क्या होता है ये लाभदायक हो गया। हानिकारक क्या हो गया, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ये हानिकारक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है जैव सुरक्षा से है। किससे है, जैव सुरक्षा से। और ये कब स्वीकार किया गया, 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया। लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 2003 से। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो ये सुंदरबन डेल्टा में। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 9 सितंबर 1972 को पारित हुआ। दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन है, आप तीनों क्वेश्चन को एक ही जगह लिख लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे वन जीव संरक्षण 1972 में आया, ये सही है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया। तो 1986 में कौन आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस फैक्ट है कि इस संरक्षण अधिनियम को छाता विधान भी कहा जाता है। तो छाता विधान किसको कहा जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था। दोस्तों ये क्यों आया, क्योंकि उस समय जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, और इसके बाद जो है भारत सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो 253 अनुच्छेद के तहत जो है इस बिल को लाया पर्यावरण संरक्षण, और यह अधिनियम बन गया 1986 में। तो 253 आर्टिकल याद रखिएगा, भोपाल त्रासदी याद रखिएगा, और दोस्तों छाता विधान जरूर याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दरोगा में आता है कि किसको जो है किस अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। दोस्तों 1986 में ये हो गया। फिर एक होता है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और भारतीय वन जीव संरक्षण 1972 में, तो आप जानते ही हैं। 3 गो हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और भारतीय वन जीव संरक्षण 1972 में। दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया, तो जल प्रदूषण वाला 1974 में आया, और वायु प्रदूषण वाला 1981 में आया है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया आर्टिकल 253 के तहत, और इसको छाता विधान कहते हैं। दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1974 में। वायु प्रदूषण अगर कहते हैं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में, और भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। तो ये
5-6 क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो नेचर क्योर जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये जो है नेचर क्योर के लेखक जो है मोरारजी देसाई है। कौन है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई नेचर क्योर के लेखक है, जबकि ये विसर्जन हो गया, गार्डन हो गया, द कोर्ट डांसर हो गया, ये सब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो पहली बार जो है ये 1937 ईस्वी में नामित किया, अंतिम बार 1948 में। कुल 5 बार जो है इनको नोबेल पुरस्कार देने की माने नामित किया गया था, लेकिन ये जो है नोबेल पुरस्कार से बहुत ऊँचे व्यक्ति थे, इसलिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अगर नोबेल पुरस्कार इनको दे दिया जाता तो जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है उनके कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना में है। दोस्तों गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। गैट का मुख्यालय जेनेवा में। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का पेरिस में है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने में है। दोस्तों इस बार ओलंपिक में 5 खेल को शामिल किया जा रहा है, और इसमें जो है जो लॉस एंजल्स में होने वाला है, और इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ये भी बात चल रही है कि 1936 में भारत जो है ओलंपिक का नेतृत्व करेगा। अगला है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो सफलतापूर्वक जो है ये लूनर 9 है। अगला है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। अगला है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है, यानी इसमें न लॉस होता है न हास होता है, न माने निर्माण होता है न विनाश होता है, यही द्रव्यमान संरक्षण है। और इसी पर जो है ये हम लोग का केमिकल रिएक्शन यूज होता है। जैसे 2MgO अब प्लस O क्या बनता है? 2MgO बन जाता है। तो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा और जो उत्पाद का द्रव्यमान होगा सेम होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वीक एसिड है? तो वीक एसिड जो है CH3COOH है, HCl HNO3 ये सब जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन देता हो उसको एसिड बोलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का घटक है, लेकिन कैल्शियम का घटक नहीं है। अगला है, कार्नेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? ये कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का कौन है? क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, कायोलिन है। और दोस्तों मैग्नीशियम का तो डोलामाइट, इप्सम लवण और कार्नेलाइट है, और पोटेशियम का कार्नेलाइट और नाइट है। दोस्तों कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का है, नाइटर भी है। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य पर विचार करना है। फर्स्ट है, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है, तो सही है। गोल्ड और प्लेटिनम जो है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है, रेयर है। लेड ऑक्साइड को लिथाज कहा जाता है, और ये भी सही है। तो 1 2 3 कंप्लीट सही है। दोस्तों लेड ऑक्साइड जैसे PbO इसको जो है लिथाज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी। इसका उपयोग जो है रबर उत्पादन और स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है। अगला है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा और उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये सांद्रता कहलाता है, बिलियन की सांद्रता कहलाता है। यानी विलय की मात्रा बटे जो है बिलियन की मात्रा, ये क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है। अगला है, निम्न में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जो है मेथिल एल्कोहल का जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, और मेथनॉल सबसे सरल एल्कोहल है, और यहाँ हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील गैस है ये। कौन? मेथनॉल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों ये परासरण द्वारा होता है। किस द्वारा? परासरण द्वारा। दोस्तों पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जो है जल का संचालन होता है, और यह क्रिया जाइलम ऊतकों द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतकों द्वारा, ऊतक द्वारा। दोस्तों रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है, यानी किसका? स्टोमेटा का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो कौन सा लवक है? तो ये क्रोमोप्लास्ट है। दोस्तों ये क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक कहलाता है। दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ की कोशिका में पाया जाता है। कहाँ? जड़ की कोशिका में। ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ की कोशिका में पाया जाता है। और फिर क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों में पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम इसका बहुत ही डिटेल बात करेंगे, जो आप देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो कौन? दोस्तों आपको मालूम है कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, एक सरल टिश्यू होता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो है ये 3 होता है, 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम भी 4 टाइप से बनता है, यानी 4 भाग होता है फ्लोएम का। दोस्तों सिंपल टिश्यू में जैसे प्रेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। और प्रेनकाइमा ये जड़ में पाया जाता है। और कोलेनकाइमा जो है ये सहारा देता है कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ता प्रदान करता है। तो उसी में जो फ्लोएम है वो 4 टाइप माने 4 भाग होता है फ्लोएम का। तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा भाग नहीं है? तो जैसे चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु और फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम प्रेनकाइमा होता है। तो कौन सा नहीं है? तो ये वाहिकाएं नहीं होगा, वाहिकाएं इसमें नहीं पाया जाता है। अगला है, जल संवहन नाल तंत्र वाटर वेस्कुलर सिस्टम उपस्थित किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो किस संघ का है? तो इकाइनोडर्मेटा का है। दोस्तों इस संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं। इनके त्वचा के ऊपर जो है कांटे निकले होते हैं और इन्हें ही इकाइनोडर्म कहते हैं। दोस्तों इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र होता है जिसको जल संवहन नाल तंत्र कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? तो ये स्टार फिश हो गया, सी अर्चिन हो गया, बीटल स्टार हो गया। और दोस्तों ये एक लिंगी होता है, इकाइनोडर्मेटा। अगला है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो कौन करता है? तो थ्रोम्बोसाइट करता है। अगर विटामिन पूछ दिया जाए तो विटामिन के करता है। प्रोटीन तो थ्रोम्बोसाइट। अगर तत्व पूछे तो कैल्शियम, जो ब्लड में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो कौन सा रोग है इसमें संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो ये मलेरिया है। दोस्तों ये सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है मलेरिया, यानी पैथोजेंस कहते हैं इसको। और जैसे इसमें जैसे संक्रामक रोग किसको कहते हैं? जिससे सूक्ष्म जीवों से रोग होता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कोलेरा हो गया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब जो रोग है संक्रामक रोग है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेहसाना और सुरती जो है किस क्षेत्र में? गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो दोस्तों ऑक्सिन है। दोस्तों हम सभी हार्मोन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए ऑक्सिन जो है कौन वैज्ञानिक खोजा था? डार्विन खोजा था। ये क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और खरपतवार को नष्ट करता है। कौन? ऑक्सिन। जिब्रेलिन को कौन खोजा था? जिब्रेलिन जो है कुरोसावा खोजा था 1926 में। ये जो क्या काम है इसका? बौने को लंबा फूल बनाने में मदद करता है। बनने को लंबा और फूल बनने में मदद करता है फूल। दोस्तों ये क्या करता है कि बीज की जो प्रसुप्ति हो है वो भंग कर उनके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। तो अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है कौन सा? जिब्रेलिन्स। दोस्तों एक है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन को खोज किसने किया था? मिलर किया था। और ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है और ये विकास और विभाजन में मदद करता है। दोस्तों एक एब्सिक एसिड होता है जिसको एडिकोट ने खोजा था, कांस और एडिकोट। ये वृद्धि रोधक होता है और बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। कौन? एब्सिक एसिड। एथिलीन जो है बर्ग है, 1962 में खोजा था बर्ग। और ये फलों को पकाने वाला कहते हैं एथिलीन। ये गैस के रूप में होता है, एकमात्र है जो गैस के रूप में होता है। दोस्तों फ्लोरोजिन्स एक होता है, तो इसको जो है इस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। एक होता है ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो है घायल कोशिका में ये पैदा लेता है और उसमें जो है भरने का काम करता है। तो ये सारा चीज़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी पर ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फोटोन कौन की खोज किसने किया था? दोस्तों ये आइंस्टीन ने किया था। कौन? आइंस्टीन। युकावा किसका खोज किया था? दोस्तों युकावा जो है मेसोन का खोज किया था। अगला है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता है? दोस्तों एक फ्रीक्वेंसी जो है ये कभी चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है? तो बोरोन और कैडमियम के क्षार को।
छड़ का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो सदिश राशि का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये कार्य जो है सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। बाकी बात त्वरण, बल, ये सदिश राशि के उदाहरण है। वेग भी हो गया सदिश राशि का उदाहरण, यानी कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो। किस केंद्रीय जैसे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी विद्युत स्केलर क्वांटिटी है, करंट। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा कब? दिसंबर 2022 में किया गया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य है देश की प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना। अगला है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है और इनको इससे पहले मिला था 2021 में। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों परम शक्ति को जो है IIT खड़गपुर स्थापित किया गया और IIT गुवाहाटी में क्या स्थापित किया गया? तो परम कामरूप। और गांधीनगर में, तो गांधीनगर में जो है क्या? परम आनंद। और रुड़की में जो है परम गंगा, तो परम गंगा रुड़की में। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सत्य है वो बताना है। इसमें भारत का 126वां रैंक है, सही है। फिनलैंड शीर्ष स्थान पे है और दूसरे तीसरे स्थान पर जो है डेनमार्क और आइसलैंड है, तीनों सही है। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? दोस्तों साइक्लोन फर्स्ट है, आने वाला हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, काहे कि फर्स्ट हो रहा है। और किस देश के साथ? मिस्र देश के साथ जो है। और कहाँ पे हुआ है? जैसलमेर में हुआ है, जो राजस्थान में है। और ये पहला है दोनों देशों के साथ, तो इम्पोर्टेंस हो जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये इंदौर में किया गया है। किस में? इंदौर में। कब हुआ? तो ये दिसंबर 2023 में हुआ। ये 17वां था इंदौर में। और इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन था? दोस्तों मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के बारे में आप लोग जानने का कोशिश कीजिएगा। मुख्य अतिथि जो था गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान था। तो मुख्य अतिथि कौन था? इरफान। और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम का चंद्रिका प्रसाद संतोखी था। सूरीनाम का राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद विशिष्ट था। अगला है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो फितूर जो है स्पेन में आयोजित किया गया जनवरी 2023 में। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ये क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों के रैंकिंग में कौन आगे है? तो कर्नाटक राज्य सर्वश्रेष्ठ है, तो ये सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। दोस्तों ये गलत है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, क्योंकि अंतिम स्थान जो है यूपी का है। अब बिहार अंतिम से तीसरे स्थान में, यानी 16वां रैंक है। यूपी का 18वां है बड़े राज्यों में, तो ये गलत हो गया। इसमें पश्चिम बंगाल स्थान अंतिम से दूसरा है, सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सही है। चालू वर्ष 2023 के निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये किस रूप में? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और भारत के संस्कृति पे ही ये लागू हुआ है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2023-22 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। 13,07,25,310 बी आंसर हो जाएगा। अगला है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है सुधा मूर्ति है। ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरी, ये किसका? एस दुलत का है। दोस्तों हैप्पी प्लेस का लेखक कौन है? एमिली हेनरी है। अगला है, फीफा विश्व कप 2022 के विश्व कप संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। तो फर्स्ट है, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, सही है। गोल्डन बॉल ये लियोन मेसी को दिया गया जो जीता था। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार जीता है। दोस्तों दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार जीता है, तीसरी बार है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला? एंजो फर्नांडिस को दिया गया, सही है। अगला है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि जो अभी हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा हो रहा था कि जो निर्वाचन आयुक्त है वो उसका नियुक्ति में कौन कौन रहेगा? तो मुख्य निर्वाचन CGI रहेगा, एक विपक्ष के नेता रहेगा और प्रधानमंत्री रहेगा। तो इसका सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ का अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों ये कौन था? जोसेफ था। कौन था? जोसेफ, न्यायमूर्ति जोसेफ। ये बहुत ही अच्छा चीज़ था, अब देखिए होगा कि नहीं। न्यायमूर्ति KM जोसेफ।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला है? तो दोस्तों ये कौन है? तमिलनाडु है, जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। तमिलनाडु, केरल नहीं है, तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रधानमंत्री ये क्रिस हिपकिंस को चुना गया है, जो किसके जगह पर लेगा? जसिंडा अर्डर्न के जगह पे। तो क्रिस हिपकिंस चुना गया है। अगला है, प्रिट्जर का पुरस्कार 2023 में किसने जीता? तो किसने जीता है? तो दोस्तों यह डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। डेविड एलन चिपरफील्ड। यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। कौन? प्रिट्जर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस टैंक के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है अहमदाबाद टैंक कैंट में जो है ये 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। अगला है, कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना है। तो त्रिशूर पुरम उत्सव जो है कहाँ है? केरल में मनाया जाता है, ये नहीं मिला है। खारची उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये भी नहीं है। तुरगया उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। और परशुराम कुंड महोत्सव जो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी गलत मिला हुआ है। तो ये दोनों जो है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। और त्रिशूर पुरम केरल में है और खांची उत्सव जो है त्रिपुरा में है। खांची को याद रखिएगा, त्रिपुरा में है। अगला है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 में, लेकिन WHO जो है 2030 तक रखा है। 23 में रखा है, लेकिन WHO 2023 में 30 में। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बना है? तो देवाशीष पांडा बना है। कौन? देवाशीष पांडा। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। और इससे पहले क्या थीम था? तो इससे पहले जो थीम था क्या था? आई एम एंड आई विल। तो 2023 का थीम है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका था क्लोज द केयर गैप। अगला है, अर्जुन पुरस्कार 2022 में विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। किस खेल से? टेबल टेनिस से। अगला है, 49वां G7 सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो ये जापान में। दोस्तों 48वां कहाँ था? तो जर्मनी में। 48 जर्मनी में है। और फिर 50वां कहाँ होने वाला है? इटली में। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कितना अनुमान लगाया गया है? 7,06,845 करोड़, जो GDP का 2.3% है। तो इसका कौन हो जाएगा आंसर? बी आंसर हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल सितंबर के मंथ में 2022 तक भारत का सर्वाधिक FDI वाला देश सिंगापुर, मॉरिशस और UAE है। कौन है? सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। और सबसे ज़्यादा FDI किस पे प्राप्त हुआ है? तो एक में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से, दूसरा नंबर है सेवा में, और तीसरा व्यापार में है। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ईजी रहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में है जैसे रेशियो ये दिया है, हमेशा ये है, तो हम लोग मान सकते हैं ना, फर्स्ट हो जाएगा 15 × 3 फर्स्ट संख्या यानी 45 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, गुना कर देंगे। और 45 और 60 का LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। अगला है, 6 क्रमिक दोस्तों क्वेश्चन है कि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है। तो 6 क्रमिक एगो x मान लेंगे, फर्स्ट x + 2 मानेंगे, इस तरह से x + 10 तक जाएगा और टोटल x 6x हो जाएगा। औसत दिया है तो 25 6 के 200 टोटल, लेकिन 6x 2 से जोड़े, 2 4 6 8 10, इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो 6x + 30 = 150 हो गया। तो 150 में से 30 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, और बटे 6, तो फर्स्ट संख्या निकल जाएगा 20। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और अंतर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √2 गुने √2a बराबर विकर्ण होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बटे यानी a + b बटे √2। इसका एरिया क्या है? a² हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab बटे 2। तो इसको अलग कर लीजिए, a² + b² बटे 2, और 2 से 2 कर जाएगा, a भी बच जाएगा। तो ये C आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है 13 14 22 49, और इस संख्या पे कौन आएगा? तो इसका डिफरेंस कीजिए, 1 का क्यूब हो गया। इसका डिफरेंस कीजिए, 8 आता है, 2 का क्यूब होगा। इसका 27 आता है, 3 का क्यूब हो गया। ये 64 आता है, 4 का क्यूब हो गया। ये 5 का क्यूब इसमें ऐड करेंगे यानी 125 प्लस क्या हो जाएगा? 113, तो कितना हो जाएगा? 238 हो जाएगा।
दिए गए समीकरण को सही बनाने के किन्हीं दो संख्याओं का क्या करना है। 6 और 8 है तो फर्स्ट विकल्प को कीजिए। 6 और 8 को करना तो 96 गुने 8 हो जाएगा, अब माइनस 6 हो जाएगा, अब भागा 2 अब प्लस 3, तो इसको करेंगे तो 768 आ जाएगा, तो फर्स्ट ही सही होगा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अगर आपको इस टाइप का डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाइए, तो ज़रूर हम इस पर काम करेंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पहले अपने टेलीग्राम पे इसको PDF में अपलोड कर देंगे, पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरा डिस्कशन देखिएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्त, अगर आप टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। मैं डेली इस PDF डालूंगा सुबह में और शाम तक करीब 1 बजे के बाद इसको अपलोड करूंगा। तो चलिए।